गुड मॉर्निंग 8th क्लास बच्चों। चैप्टर ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना चल रहा था। इसके अंदर हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। आज जो हमारा टॉपिक है यूरोप के लिए फसलें। अब देखिए बच्चों, अंग्रेजों ने ये तो उन्हें पता चल गया था कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि जो यूरोप है, यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा कर सकते हैं, या वहाँ पर ये सब चीज़ें की जा सकती हैं, वहाँ पर फसलें पैदा की जा सकती हैं। अब देखिए, 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने जो अफ़ीम और नील की खेती का पूरा जो अफ़ीम की खेती होती थी और जो नील की खेती होती थी, उस पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज क्या करने लगे, देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए जो किसान थे यहाँ पर उनको मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय और संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना और पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। तो कहने का मतलब ये है कि 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी ना किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। जैसे बंगाल में पटसन के लिए, असम में चाय के लिए, इसी तरीके से वो क्या करने लगे, अंग्रेज जो करने लगे देश के किसी विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करने लगे। अब देखिए ये कैसे किया गया। अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए। अब देखिए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को हम समझेंगे अच्छी तरह। तो देखिए यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया, क्या रंग का भी कोई इतिहास है, जो रंग है उसका भी कोई इतिहास है। देखिए चित्र 5 और 6 यहाँ पर दिया गया है। चित्र आप बुक में देखेंगे 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई। बाई तरफ चित्र 5 है की तस्वीर में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाए गए। जो ये वाला चित्र है इसमें कलमकारी छापे दिखाए गए हैं, दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है। आप देखेंगे ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और जो कलाकार हैं विलियम मॉरिस, उनके द्वारा बनाया गया है, और ये जो इधर पहले है वो है आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे हैं। तो दोनों में एक बात सेम है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। जो ब्लू कलर है उसका इस्तेमाल दोनों में किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि इसे आमतौर पर नील कहा जाता था। दोनों में जो कलरों का इस्तेमाल किया जाता था गहरे नीले रंग का, उसे आमतौर पर नील कहा जाता था। अब आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा होता था, जो नील जिसे कहा जाता था। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वो नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। जो नीला ब्लू कलर इसमें दिखाई दे रहा है वो नील नाम के पौधे से निकाला जाता था। और इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। जो ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में जो रंग इस्तेमाल किया गया नीला रंग, वो भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। जो भारत था वो नील का सबसे बड़ा स्रोत था। तो आप समझ गए क्या बात सेम थी। नीले रंग का इस्तेमाल किया गया, गहरे नीले रंग का, और इसे आमतौर पर नील कहा जाता था। और ये जो नील का जो पौधे से जो तैयार किया जाता था, नीला रंग जो था वो भारत में उगने वाले नील के पौधे से तैयार किया जाता था। और उस समय क्या था, भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, भारतीय नील की मांग क्यों थी। टॉपिक है कि भारतीय नील की मांग आखिर क्यों थी। अब जो नील का पौधा मुख्य रूप से क्या है, उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। जो नील का जो पौधा है उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। किसका इस्तेमाल कर रहे थे, भारतीय नील का इस्तेमाल करते। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी। उस समय तक क्या होता था, बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोप के बाज़ारों तक पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी।
इसलिए क्या हुआ, यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वुड नाम का एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि बहुत कम मात्रा में वो वहाँ तक पहुँचती थी, तो वो किस पे, एक वुड नामक एक पौधे पर भी निर्भर रहना पड़ता था। वुड जो पौधा था वो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। जो वुड नाम का जो पौधा था वो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए वो क्या होता था, यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। अब वो नील की उससे परेशान थे, तो उन्होंने कहा नील के आयात पर अब वो क्या करें, पाबंदी लगा दें। मगर मगर क्या था, कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। अब जो कपड़े को रंगने का काम करते थे वो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका लगता था। नेचुरल सी बात है, जो अच्छा आकर्षक लगता था तो लोग उसी को पसंद करते थे। तो और जो वुड था, वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका लगता था। तो 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया, और कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सैंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली और जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। तो इस तरीके से क्या होने लगा, नील की खेती लोग करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। देखिए अब क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। अब भारतीय जो नील थी उसकी मांग और बढ़ने लग गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हुआ और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। उसके जो कपास का उत्पादन था उसमें काफ़ी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से क्या हो गई, बंद हो गई। अब जब आपूर्ति बंद हुई तो 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। वहाँ से आपूर्ति बंद हो गई तो जो नील का उत्पादन था वो आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश करने लगे। जो ब्रिटेन के जो रंगरेज थे, अब वो नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से क्या करने लगे, दूसरे स्रोत की तलाश करने लगे। और नील कहाँ से मिल सकता था, अब सोचिए ये नील कहाँ से मिल सकता था। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। अब ये दिलचस्पी क्यों बढ़ी बच्चों, और ये नील कहाँ से मिल सकता था, इसके लिए आपको आगे को टॉपिक डिस्कस पढ़ना होगा। पहले आप उसको रीड करिए तो आपको समझ में आएगा कि वो नील कहाँ से मिलती सकती थी। या भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, आखिर भारत में लोगों की दिलचस्पी क्यों बढ़ी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। जब यूरोप में क्या हुई, नील की मांग बढ़ने लगी तो क्या करने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। अब देखिए क्या हुआ, आगे देखते हैं कि 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। ठीक है, और बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजार में छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया था। तो देखिए किस तरीके से वो जो प्रतिशत था वो बढ़ने लग गया था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यापारिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। अब उनको लगा कि व्यापार बढ़ने लग गया तो उसमें वो पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां भी छोड़ दी, क्योंकि इसमें ज़्यादा फायदा हो रहा था। भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए, उन्होंने नील के बागान लगा दिए। वहाँ से भी लोग यहाँ आए और उन्होंने बागान लगा दिए। जिसके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी नए नए बैंक कर्जा देने के को तैयार रहते थे। कंपनी ने क्या कर दिया, उनको कर्जा देने लग गए। अब देखिए जो नील की खेती होती थी वो कैसे होती थी। तो बच्चों आप इसको आगे पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। बच्चों आपको रीडिंग करनी है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।